हेलो। क्लियर है साउंड? तो आ जाइए भाई। चलिए आ जाइए सब ऑनलाइन। आवाज आ रही है क्लियर? बताइएगा। वीडियो वगैरह प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं? बताइए जी। मैसेज करो। आवाज वगैरह ठीक आ रहा है कि नहीं? चलो 4 लोग ऐड हो गए, जल्दी से भाई बताओ। तो चलिए, ड्रीम दर्शन एकेडमी में आपका क्या है, बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो ड्रीम दर्शन एकेडमी गांधी चौक मल्टीपर्पज स्कूल के सामने, है ना? और बिलासपुर, बिलासपुर तो सब जान रहे हैं, है ना? तो जिस भी विद्यार्थी को हमारे यहाँ क्लास का फायदा लेना है, तो नीचे देखिए स्क्रीन पे फोन नंबर वगैरह दिया गया है ना? तो उस फोन नंबर पे आप कॉल करिए और हमसे जुड़िए भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, है ना? ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं भाई। तो ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर गांधी चौक मल्टीपर्पज स्कूल के सामने, है ना? चलिए बढ़िया। तो इकोनॉमिक्स की क्लास लगभग 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, या जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय समस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याएं। तो लास्ट क्लास में हम देखे थे और मैंने आपको बताया भी था कि भाई जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, मानव की जो क्या है आवश्यकताएं हैं, या जो नीड्स है, ह्यूमन नीड्स है, वो क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है। मगर जो संसाधन है या रिसोर्सेस हमारे पास है, वो केवल क्या है, सीमित है या लिमिटेड है। और इस सीमित संसाधनों का, यानी जो रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध है, इनका हमें कौन सा यूज करना पड़ता है, अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है, यानी वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है। और इन वैकल्पिक प्रयोगों के कारण या उपयोगों के कारण एक समस्या का जन्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, चयन की समस्या। क्या बोलते हैं? चयन की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चयन की समस्या। तो वही जो चयन की समस्या है, आगे चलकर यही क्या बन जाता है, एक प्रकार से केंद्रीय समस्या। यानी जो वस्तु की क्या है, दुर्लभता जो है, स्कैरसिटी जो है, यानी उसकी जो कमी है, वस्तु की जो संसाधन है उसकी क्या है, कमी के वजह से हमें चयन की जो क्या आती है, समस्या आती है। उसी कारण जो ये समस्या आगे चलकर कहलाता है केंद्रीय समस्या। यानी जो चयन की समस्या है वही आगे चलकर यह चॉइस ऑफ, क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो बोलते हैं, वही आगे चलकर क्या कहलाता है, आपका केंद्रीय समस्या कहलाता है ना? केंद्रीय समस्या कहलाता है। तो हमने इकोनॉमी वर्ड पे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र किसे कहेंगे, इस पे हमने विस्तृत चर्चा किया था। अर्थशास्त्र किसे कहेंगे, कि अर्थशास्त्र क्या था, अर्थ और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें अर्थ का तात्पर्य हम धन से लगा रहे थे और शास्त्र का तात्पर्य विज्ञान से लगा रहे थे। इस प्रकार धन का विज्ञान ही क्या कहा जा रहा था, अर्थशास्त्र कहा जा रहा था। यानी ये जो परिभाषा थी, थोड़ा धन संबंधी परिभाषा, या क्या चीज आपका वेल्थ रिलेटेड क्या था, डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाता है, जिसको एडम स्मिथ ने कहा था, है ना? मुख्य रूप से एडम स्मिथ ने बताया था। आज इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा हटके हम आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से हटके इकोनॉमी में। यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, इकोनॉमी। जब इकोनॉमिक्स किसी देश के साथ जुड़ जाता है, जब इकोनॉमिक्स किसी देश के साथ क्या होगा, या किसी भूभाग के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, तब वह उसकी इकोनॉमी बन जाती है या उसकी अर्थव्यवस्था बन जाती है। अगर यहाँ सरल शब्दों में हम कहते हैं, सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो भी नियम कानून हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी नियम वगैरह हम पढ़ रहे हैं, वो सब नियम जब वास्तव में किसी देश में किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या की जाती है, लागू की जाती है, किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या की जाती है, लागू की जाती है, तब वह इकोनॉमी का रूप ले लेता है। उस भूभाग के लिए या उस
एरिया के लिए या उस सीमा क्षेत्र के लिए वो क्या ले लेता है, इकोनॉमी का रूप ले लेता है। यानी अगर हम यह भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जो हम पढ़ रहे थे वह नियम और कानून का एक बंधन के रूप में है, वो यानी एक नियम और कानून की रूपरेखा है वो, है ना। क्या बोल सकते हैं कि उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी रूल्स बन रहे हैं उसके बारे में वहां बताया जा रहा है कि भाई ये मांग है, ये पूर्ति है, ये डिमांड है, ये सप्लाई कर्व ऐसा है, ये उत्पादन फलन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा बनता है, या सीमांत अवसर लागत या मार्जिनल जो आपका कॉस्ट वगैरह जो है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ऐसा है वैसा है। जो भी नियम आप पढ़ते हैं ये सारा चीज क्या है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। और जब ये इकोनॉमिक्स यानी ये नियम और कानून जब किसी देश में क्या कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है, तब वह उस देश की क्या बन जाती है, इकोनॉमी बन जाती है या अर्थव्यवस्था बन जाती है। क्या बन जाती है, अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जो है वह एक क्या है, आपका नियम और कानून से संबंधित एक व्यवस्था है। कहने का मतलब वह नियम और सिद्धांत से रिलेटेड है, नियम और सिद्धांत से, रूल्स एंड जो भी रेगुलेशन या प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड है। यानी वह व्यवहारिक रूप नहीं है, वह नियम और सिद्धांत का रूप है। अगर व्यवहारिक रूप मतलब होता है कि एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं, यानी व्यवहार में ला रहे हैं, हम आम जीवन में जब उसको उपयोग में क्या करते हैं, लाने लगते हैं, तब वह अर्थव्यवस्था का रूप ले लेता है। यानी जो भी नियम कानून करके हम जो भी नियम कि भाई राष्ट्रीय आय निकालना है तो कौन सी विधि से निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है तो कौन सी विधि से निकालना है, जब उस विधि को वास्तव में जब हम यूज करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जो व्यवहारिक रूप निकल कर आता है वही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यह व्यवहारिक रूप है और वो सैद्धांतिक रूप है ना। अर्थशास्त्र सैद्धांतिक रूप है और यह व्यवहारिक रूप, ठीक है, वो प्रिंसिपल को बताता है मगर ये एक्चुअल में जो चीज होता है उसको बताता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर परिभाषा या अर्थव्यवस्था के बारे में जो किताबी नॉलेज है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या वर्ड यहाँ पर लिखता है उसके संबंध में। तो यहाँ स्क्रीन में सबको दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करा जाए, है ना, अब ठीक है। चलो, तो देखिए क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था का क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो मैंने आपको बताया कि ये कौन सा रूप है, व्यवहारिक रूप है, एक्चुअल में जो हम जब चीजों को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं उसके बाद। और अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, क्योंकि नियम और कानून आप कहाँ लागू करोगे, किसी देश के भीतर ही करोगे। तो किसी भी देश का एक क्या होता है, निश्चित भौगोलिक एरिया रहता है ना, यानी उसका एक जियोग्राफिकल क्या रहता है, एरिया रहता है भाई। जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, किसी को याद है, 32। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर है, ये भारत का क्या है, एरिया है। एरिया है कि भारत का एरिया कितना है। वैसे छत्तीसगढ़ का भी है, 135 192 कुछ पढ़ते हो, 92 91 ऐसी समथिंग कुछ पढ़ते हो कि छत्तीसगढ़ का एरिया इतना बड़ा है करके। तो वैसे भारत का एरिया है। भारत विश्व का कितना, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे आते हैं हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, कौन सा है, सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है, विश्व का सातवां बड़ा देश है ना। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया सुने हो, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा देश भारत या इंडिया। तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, है ना। भारत कौन से स्थान पे आता है, सातवां बड़ा देश है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए। तो जब कोई भी इकोनॉमिक्स जो वर्ड है जब किसी देश के साथ लग जाता है तब वो उसका इकोनॉमी बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी। यानी जब जो भी रूल्स या नियम जो भी हम लागू करते हैं किसी देश के भूभाग, यानी किसी देश में जब क्या करते हैं उस चीज को लागू कर देते हैं, यानी जो भी इकोनॉमिक्स के रूल्स जब किसी देश में क्या कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी, तब वह उस देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था
कहलाती है। ठीक है, ये नॉर्मल शब्दों में समझ में आया जो चीज मैं समझा रहा हूँ, है ना। अब किताब के लैंग्वेज में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या बोल रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा उत्पादन, वितरण, उपभोग ऐसा कुछ बात करेगा। चलिए, तो लिखा है अर्थव्यवस्था एक ऐसी विधि है, अर्थव्यवस्था जो एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत क्या होता है, लोग उत्पादन, अरे ये पता नहीं काहे खसकते रहता है, जिसके अंतर्गत लोग क्या है, उत्पादन, विनिमय, वितरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, आजीविका अर्जित करते हैं। ठीक है, और अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, कुल जोड़ है, ऐसा करके लिखा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखा रहा हूं, लिखिएगा सभी कोई, लिखिए अर्थव्यवस्था का अर्थ करके, अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिएगा। तो अर्थव्यवस्था सभी, लिखिएगा, अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का जोड़ है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का जोड़ है, सभी आर्थिक क्रियाओं का जोड़ है। अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का जोड़ है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत उत्पादन, जिसके अंतर्गत उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उत्पादन, विनिमय, उत्पादन विनिमय यानी एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज बोलते हैं ना, उत्पादन, विनिमय व वितरण, व वितरण संबंधी क्रियाएं की जाती है, व वितरण संबंधी क्रियाएं की जाती है। तो हमने लिखा अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का जोड़ है जिसके अंतर्गत उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि की क्रियाएं की जाती है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु, लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आय अर्जित करते हैं, आय अर्जित करते हैं, है ना, या आजीविका अर्जित करते हैं लिख सकते हैं। तो मैंने जो चीज यहां लिखा था उसी चीज को लिखा है मगर थोड़ा सा सरल शब्दों में, है ना, कि थोड़ा सा समझने योग्य हो जाए, आप लोगों को समझने योग्य हो जाए। ठीक है, तो एक बार पढ़ के बताइएगा क्या लिखा आपने, कि अर्थव्यवस्था क्या है, उन सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, जोड़ है जिसके अंतर्गत क्या क्या होता है, उत्पादन, विनिमय, वितरण, यानी हम उत्पादन करते हैं, विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। उपभोग भी लिख सकते थे उसके अंतर्गत एक वर्ड, है ना, उपभोग भी तो करते हैं, कंजम्पशन भी तो करते हैं हम लोग, है ना, कंजम्पशन शब्द भी लिख सकते हो आप। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि की क्रियाएं की जाती है जिससे एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, आजीविका अर्जित करता है, यानी आय अर्जन करने के लिए जो भी वो आजीविका लेता है वो चीज। ठीक है, तो जब एक ये घर है, मान लो एक ये घर है, घर के अंदर एक ये घर है, यहाँ पर 3 व्यक्ति है मान लो, अरे ये क्या क्या हो जाता है यार, ये ना इसमें लिखने में ना, पीडीएफ में लिखने में ना इसमें बड़ा दिक्कत करता है। तो ये घर है, यहाँ पर 3 लोग हैं मान लो, ये 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक फैमिली में 3 लोग हैं। तो जब एक कृषि का कार्य कर रहा है, मैंने बताया था एक बार एग्जांपल दिया था कि एक एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, एक किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है, इंडस्ट्री में या उद्योग में लगा हुआ है, एक जो है सर्विस या सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है, सर्विस क्षेत्र में लगा हुआ है। तो जब ये तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, तो जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं मतलब जब ये तीनों क्षेत्र जो है, अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखें कि एक देश के भीतर में, एक देश के भीतर में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्यरत जो भी नियम कानून जो भी चीज है वो उस देश की क्या
किसको विकसित करेगा? अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा ना, ये क्या करेगा? अर्थव्यवस्था। जीडीपी पढ़ते हैं हम लोग, जीडीपी क्या होता है, किसी को पता है? जीडीपी के बारे में कोई बताना चाहेगा तो बता सकते हैं। और जीडीपी का तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है ना, जीडीपी का फुल फॉर्म। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। होता क्या है सकल घरेलू उत्पाद, बताइए कोई? हम जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो मापते हैं, मेजर करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? जीडीपी के थ्रू, है ना। अगर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आज इस कंडीशन पे है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, या पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, किसके आधार पे मापते हैं? जीडीपी के आधार पे। जीडीपी के आधार पे ही तो बोलते हैं ना कि इस देश का जीडीपी इतना चल रहा है, इतना ग्रोथ कर रहा है, तो वही चीज है। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? अगर उसको सही तरीके से बताना चाहोगे, परिभाषित करना चाहोगे, डेफिनेशन देना चाहोगे, तो क्या होगा? जीडीपी किसको बोलेंगे हम? एक देश के भीतर में, ठीक है, एक देश के भीतर में उत्पादित होने वाले, एक देश के भीतर में, है ना, यानी एक कंट्री के भीतर में, यानी अंदर में, है ना, इंटरनल जो भी है, बाहर नहीं, देश के बाहर नहीं, एक देश के भीतर में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, फाइनल जो मॉनेटरी वैल्यू जो रहता है, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य, वही कहलाता है उस देश की क्या? जीडीपी। यानी कहने का मतलब हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारत देश है, इसके अंदर जितना भी उत्पादन होता है एक वित्तीय वर्ष में, अगर आप एक वित्तीय वर्ष से संबंधित रहेगा, क्योंकि आप जीडीपी हर साल का क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। 2010 का अलग, 11 का अलग, 12 का अलग, हर साल प्रोडक्शन जो है अलग अलग होता है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक ही जैसा प्रोडक्शन हर साल होगा हर क्षेत्र में। तो एक देश के भीतर में कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, तो एक देश के भीतर में उत्पादित जितने भी वस्तुएं हैं और जितने भी सेवाएं हैं, इनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य रहता है, यानी जितने में कंज्यूमर उसको क्या करता है? परचेस करता है। मान लो ये पेन है, ये पेन का उत्पादन हुआ, लास्ट में कंज्यूमर को कितने में मिल रहा है? 20 रुपए में। तो ये इस देश का क्या कहलाएगा? यानी कहने का मतलब इस वस्तु के आधार पर इसको क्या बोल सकते हैं? जीडीपी में काउंट करेंगे। तो किसी भी वस्तुओं का जो उत्पादन है देश के भीतर में, किसी भी वस्तुओं का उत्पादन और उसका, और वस्तु का भी उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन, और उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, फाइनल जो प्राइस रहेगा, वही शामिल किया जाता है किसके अंतर्गत? जीडीपी के अंतर्गत। तो एक बार हम बोल सकते हैं, जीडीपी की परिभाषा ये दे सकते हैं कि एक देश के भीतर में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं का, एक देश के भीतर उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब, मिरर होता है भाई। वही तो बताता है कि किस देश की स्थिति या अर्थव्यवस्था कैसी है करके। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बताने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, कौन करता है? जीडीपी ही तो करता है। जीडीपी के आधार पर ही तो हम बता पाते हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो यहां तक समझ में आया? एक मोटा मोटी परिभाषा मैंने आपको बताया। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब क्या होता है? जीडीपी होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब जीडीपी होता है। एक है अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब, हो गया कौन? हो गया जीडीपी। अगर यहीं पर एक सवाल आए कि आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर सबसे बड़ा पर्याय जो रहेगा या प्रतिबिंब रहेगा, तो वो कौन रहेगा? आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सुने कि नहीं सुने? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? कोई भी क्षेत्र आप जिसमें भी काम करो, उसमें रेगुलर क्या होता है? वृद्धि होते जाता है। और जिससे जो व्यक्ति आय कमा रहा है, उसकी जीवन शैली में भी क्या होता है? सुधार होते जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी भारत जो है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, मगर क्या लोगों के जीवन में उतना ज्यादा सुधार आया है क्या? लोगों के पर कैपिटा इनकम में कुछ इंक्रीज हुआ है क्या? ज्यादा कुछ उतना ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ है पर कैपिटा इनकम, है ना। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है उतना ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ है। हम पहले भी जितना कमा रहे थे लगभग भी अभी भी स्थिति लगभग वैसे ही कुछ चल रहा है। बहुत ज्यादा हम लाख रुपए कमाने वाले एकदम करोड़ में नहीं पहुंच गए।
है ना। हमारी स्थिति लगभग, अगर हम लाख कमा रहे थे पिछले साल, तो शायद इस साल 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, बस यही स्थिति है। इससे ज्यादा हम ज्यादा ग्रोथ नहीं करे। तो एक वर्ड है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। लिखना है तो लिख लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि का जो पर्याय है या प्रतिबिंब है वो होता है पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम, ध्यान रखिएगा। ठीक, भूपेंद्र बढ़िया। एक देश के अंदर सभी उत्पादित इकाई, सही, बढ़िया बढ़िया बोल रहे भूपेंद्र जी। ठीक, तो आर्थिक समृद्धि किससे पता चलता है? पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो प्रतिबिंब क्या है? वो जीडीपी है, ध्यान रखिएगा, है ना। जीडीपी के आधार पे हम बताते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग परिभाषा दिया हुआ है। देखिए, परिभाषा वाला सेक्शन मैंने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा सा आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, खुद से थोड़ा सा मेहनत कर, क्योंकि ये रटने वाला पोर्शन है ना। इसमें तो मैं आपको समझा नहीं सकता कुछ, कि कोई भी विद्वान आएंगे, इकोनॉमिस्ट आएंगे और वो क्या करेंगे, परिभाषा देंगे, तो उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये परिभाषा से रिलेटेड आएगा तो यही सबसे कठिन रहता है, और कुछ नहीं। क्योंकि इसमें पूरा नाम याद रहना ही चाहिए कि भाई इसको ये लाइन बोला है तो बोला है, उसमें किसी और का नाम नहीं ले सकते, थोड़ा रटने वाला पोर्शन। तो देख लीजिए, प्रोफेसर ब्राउन जो है, प्रोफेसर ब्राउन है, क्या बोल रहे हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को क्या करती है? रोजी या जीविका प्रदान करती है। तो एक ब्राउन जी को याद रख लीजिएगा भाई, छोटा मोटा जैसा भी दिमाग में रह जाए, कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को क्या करती है? जीविका या रोजी प्रदान करती है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। इस परिभाषा को थोड़ा सा लिख लीजिए या याद कर लीजिए, जैसा भी है। अब अगला है जो टॉपिक है, अर्थव्यवस्था की गतिविधियां। अर्थव्यवस्था की गतिविधियां, तो 3 पॉइंट याद रख लीजिए। अर्थव्यवस्था की गतिविधियां में उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोग यानी कंजम्पशन, और पूंजी निर्माण निवेश यानी जो कैपिटल, मैन्युफैक्चर, इन्वेस्टमेंट जो भी है, जी आपका यहां पर आ जाएगा। कैपिटल या इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इसमें हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई अर्थव्यवस्था, आप कोई सा भी नियम रूल कहाँ लागू करते हैं? लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ लागू करोगे? कोई भूभाग नहीं रहेगा तो कहाँ लागू करोगे? कहीं कोई नियम कानून नहीं चल रहा हो तो कैसे लागू कर पाओगे? यानी वहां एक संविधान भी होना चाहिए, राजनीतिक स्थिरता भी होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, तभी तो लागू करेंगे ना। तो हम अर्थव्यवस्था को कैसे लागू कर पाए, यानी इकोनॉमिक्स को हम कैसे लागू कर पाएंगे कहीं भी? तो यहाँ पर वही चीज है कि अर्थव्यवस्था की अगर हम क्या देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं? विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए, पहला विशेषता क्या बोल रहा है? व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए, है ना। समूह, समूह है ना, क्या हो जाएगा? ग्रुप, ग्रुप ऑफ क्या होना चाहिए? जो भी पर्सन है, ग्रुप ऑफ क्या रहना चाहिए? पर्सन रहना चाहिए। व्यक्तियों का समूह ही नहीं रहेगा, यानी लोग ही नहीं रहेंगे, तो आप कहां पर इकोनॉमिक के रूल को अप्लाई करोगे भाई? लोगों के लिए ही तो करना पड़ेगा। तो यहाँ वही बोला है, एक अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तियों से होता है तथा मानव समुदाय ही इसका क्या होता है? आधार होता है। पशु पक्षी वगैरह हम थोड़ी ना इकोनॉमिक्स का रूल लागू करेंगे, उन लोग नहीं पढ़ाई करेंगे ये सब चीज का ना, उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक बार और बोलिए, कौन सा? चित्रा चौहान जी, किसके बारे में बोल रहे हैं? एक बार चित्रा जी बताइएगा, एक बार फिर से बोलने के लिए। ये पीछे गया, इसके बारे में क्या? अर्थव्यवस्था की गतिविधि के बारे में बोल रहे हैं कि किसके बारे में बोल रहे हैं? तो प्रोफेसर ब्राउन का जो परिभाषा था वो था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को क्या करती है? जीविका या रोजी प्रदान करती है ना। और अर्थव्यवस्था की गतिविधि में 3 चीज को याद रखिए, यानी जो गतिविधि यानी क्या चीज होता है, क्या प्रोसीजर होता है अर्थव्यवस्था में? प्रोडक्शन होता है, उसका कंजम्पशन होता है, और जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, 3 कार्य। तो अर्थव्यवस्था की विशेषता में पहला पॉइंट था कि व्यक्तियों का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए भाई।
ग्रुप ऑफ मेंबर होना चाहिए, यानी व्यक्ति लोगों का जब समूह रहेगा तभी तो आप नियम को लागू कर सकते हो, और व्यक्तियों के लिए लागू कर सकते हैं, मानव के लिए। अगला लिखा है संसाधनों की सीमितता, यानी जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है ना, ये पता है ना आपको, लिमिटेड रिसोर्सेस। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेस। कभी भी व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है क्या, और उसके लिए हमेशा जो भी आवश्यकता है हमेशा ज्यादा इच्छा रहती है, जितना भी मिल जाए, है ना। हम खुद वैसे ही हैं, हर कोई वैसे है, ठीक है। अब हमको यहाँ से सर लोग जितना भी दे दे हमारे लिए कम ही है ना। जितना ज्यादा दे दे यही सोचेंगे हम तो, कि जितना ज्यादा दे दे भाई। तो वही चीज है यहाँ संसाधनों की, मगर क्या है, सीमितता। अब सर बोलेंगे अरे भाई मेरे को भी इतने सारे स्टाफ है, सबको लेके चल रहा है, आप ही एक महान व्यक्ति नहीं है जिसको मैं इतना पैसा दे दूं और बाकी लोगों को मैं ऐसा करूँ करके, तो सबको लेके चल रहा है। संसाधनों की क्या है, सीमितता है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, जिसका हमको क्या करना है, अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है, वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, परंतु यह सत्य है कि उसमें उन संसाधनों को जिनसे कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेस है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। कहने का मतलब कोयला लेके आते हैं, खदान से कोयला निकलता है, तो कोयले से क्या चीज उत्पादन होता है, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। कई जगह लौह इस्पात उद्योग है, तो वहां पर कोयला काम आता है, क्योंकि लोहे को पिघलाने वगैरह में क्या चीज का काम आएगा, कोयले का काम आएगा। तो एक ही वस्तु का कई जगह यूज है। जो वैकल्पिक प्रयोग बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव यूज बोल रहे हैं हम, वही चीज है कि एक ही वस्तु का कई जगह प्रयोग करते हैं और अलग अलग उद्देश्य से करते हैं। अब देश के पास ये रहता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अगर देश के स्तर पर देखें, सभी लोगों की आवश्यकताओं को क्या करना है, पूरा करना है। तो सरकार ये सोचेगा ना कि किस वस्तु या किस रिसोर्सेस को कहां पर कितने मात्रा में मैं यूज करूं। वो समस्या हमेशा बना रहता है, चाहे कितना भी, चाहे विकसित अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकासशील हो, चाहे अल्प विकसित हो, सबके पास ये समस्या क्या होता है, बना रहता है। यानी डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप हो, या डेवलपिंग कंट्री हो, हर किसी के पास ये समस्या तो कॉमन चीज है कि हमेशा जो संसाधन रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं, रिसोर्सेज। तो यहाँ वही बोल रहा है कि जिससे भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वो हमेशा क्या रहता है, सीमित रहता है। बड़ी बड़ी मशीनें, कई करोड़ों अरबों रुपए की मशीनें, ऐसा थोड़ी ना जगह जगह पे प्लांट लगा हुआ है, हर किसी का एक जगह। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है, भिलाई स्टील प्लांट केवल भिलाई में है, वहीं पर है वो भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। अब उसको भी प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल की आवश्यकता पड़ती है, रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल पहले कहाँ, मोस्टली कहाँ से लिया जाता था, किसी को पता है, भिलाई स्टील प्लांट में जो लोहे का उत्पादन किया जाता है उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, कोई बताएंगे, बताइए ऑनलाइन में, आवाज आ रहा है ना। ये भिलाई स्टील प्लांट जो हमारा है वहां पर रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, साहू जी बताओ ना, कहाँ गए, राजनांदगांव के पास आसपास से तो आता है, राजनांदगांव जिला से यार। दल्ली राजरा सुने हो कि नहीं सुने हो, बालोद जिला राजनांदगांव के आसपास पड़ता है, बालोद जिला, है ना। हाँ, रावघाट, हाँ भूपेंद्र जी एकदम सही बताया, अभी रावघाट पहुंच गए, मैं वहीं तक आ रहा हूँ, है ना, रावघाट तक पहुंचते हैं। तो पहले जो है दल्ली राजरा माइंस आप सुने होंगे, पहले वहां से क्या किया जाता था, जो भी कच्चे माल है वहां से भिलाई स्टील प्लांट में आता था। मगर रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, यूज करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, तो क्या होगा, खत्म होते जाएगा। उसके बाद हमको नया जगह फिर देखना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। तो अब जो दल्ली राजरा माइंस था उसके आगे तक चले गए, अब रावघाट तरफ चले गए, और थोड़ा कांकेर वगैरह थोड़ा और उधर अंदर तरफ निकल गए हैं, है ना, भानु प्रतापपुर, इधर उधर उधर अंदर तरफ जाके वहां पर अभी क्या चल रहा है। पहले जो ट्रेन है केवल दल्ली राजरा तक जाती थी, अब ट्रेन का जो सुविधा थोड़ा और आगे तक बढ़ा दिया, वो गुदुम वगैरह सुनो होंगे, गए हो कि नहीं उस तरफ कभी, भानु प्रतापपुर, पता नहीं उधर से कोई होगा तो बताइएगा भाई, है ना। तो चलिए ठीक है, तो समझ में आया कि भाई किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो हमेशा क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं, रिसोर्सेस हमेशा क्या रहती है, सीमित रहते हैं। और यही कारण है, देखो यही बोल रहा है, सीमितता एक वर्ड है ना, सीमितता, सीमितता के लिए इंग्लिश में वर्ड है, ध्यान रखिएगा, स्कैरसिटी। क्या लिख लीजिएगा, स्कैरसिटी। सीमितता के लिए जो वर्ड है वो स्कैरसिटी, और वास्तव में इसी समस्या के कारण अर्थव्यवस्था की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी जो भी नियम, अगर हम नियम कानून के हिसाब से अगर चीजों को करते हैं तो सही ढंग से उसको यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं तो
अति दोहन होने लगेगा किसी भी चीज का, और फिर चीजें का क्या होगा, अगर एक ही चीज उत्पादन कर रहे हो, बहुत ज्यादा उत्पादन करते कंज्यूम कर दे रहे हो, समय और मांग या डिमांड के बारे में बिना सोचे समझे, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था की क्या होती है, आवश्यकता होती है, इकोनॉमिक्स की भी हमको आवश्यकता होती है कि रूल्स रेगुलेशन लागू रहे भाई। यदि आर्थिक साधनों की सीमितता ना होती तो अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। अगर साधनों की सीमितता ही नहीं रहता तो फिर हम काहे के लिए नियम, रूल्स, कानून, नियम वगैरह लागू करते कि भाई उत्पादन का नियम ये है, मांग पूर्ति का नियम ये है, ऐसा है वैसा है, क्यों करते? तो अतः संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन किसी भी अर्थव्यवस्था का क्या होता है, केंद्रीय बिंदु है। अनुकूलतम आवंटन का मतलब होता है कि भाई जो आप अलॉटमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज का, वो क्या होना चाहिए, एकदम कहने को क्या बोल सकते हैं, लायबल होना चाहिए, कहने का मतलब वो सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, सही तरह से अनुकूलतम आवंटन आपको करना चाहिए। यानी जहां जितनी आवश्यकता है उतनी चीजों को दीजिए, जरूरत से ज्यादा चीजें अगर वहां जाएंगी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज है अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो पहला था आपका व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, दूसरा है संसाधनों की सीमितता, तीसरा है उपभोग प्रक्रिया का क्या है, संगठन। उपभोग यानी कंजम्पशन जो करते हैं, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। यानी हमेशा व्यक्ति के लिए हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन करने के लिए, उपभोग करने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं हम। तो ये आवश्यकता या तो वर्तमान से संबंधित हो सकती है या भविष्य से संबंधित हो सकती है, यानी या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर से रिलेटेड। कई बार हम फ्यूचर से रिलेटेड चीजों को भी क्या करते हैं, बना के रखते हैं, ये फ्यूचर में काम आएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग मालूम है कि किस समय सब्जियां बहुत महंगे होने लगते हैं, जैसे हम लोग वो नहीं ले लेते आलू वगैरह, प्याज वगैरह पहले से खरीद के रख लेते हैं घर में। नॉर्मली देखते हैं ना, कई बार हम लोग प्याज वगैरह पहले से कई लोग खरीद के रख लेते हैं कि भाई इस समय ये बहुत महंगा हो जाएगा, ऐसे करके पता रहता ना कि पहले से खरीद के रख ले भाई, नहीं तो बहुत महंगा हो जाएगा। उसी प्रकार सरकार भी जब किसी संसाधन, पता है कि देश विदेश में आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाला है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का क्या चल रहा था, वार चल रहा था, उस समय अमेरिका कितना लगा हुआ था कि भाई तुम पेट्रोल मत लो, बाहर से आप कच्चा तेल मत खरीदो, रसिया से मत खरीदो। मगर भारत को दिखा ये अपॉर्चुनिटी है भाई कि मैं खरीद लूं, सस्ते दाम पे मिल रहा था तेल, बहुत बाहर से बहुत सस्ते में मिल रहा था, कोई भी खरीदना चाहेगा, अपॉर्चुनिटी को लेना चाहेगा। तो भारत भविष्य की सोच रहा था कि मेरे को भाई फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तो अभी ही खरीद लेता हूँ, बाद में अगर लूंगा तो मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, इधर उधर से लूंगा तो वही चीज है कि जो वस्तु है उसके संबंध में उन्हें कहने का मतलब प्रेजेंट से भी रिलेटेड हो सकता है या फ्यूचर से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आवश्यकताएं या तो वर्तमान से संबंधित हो सकती है या भविष्य से संबंधित हो सकती है। संस्थाएं, अगला जो टॉपिक है या पॉइंट जो दिया है, क्या दिया है, संस्थाएं, यानी जो इंस्टीट्यूट होंगे, यानी जो भी अर्थव्यवस्था के नियम कानून जो भी आप लागू करते हैं उसका संबंध किससे होना चाहिए, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यानी सेवा के उद्देश्य से कोई संस्था खोली है, उसका कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। दान पुण्य करने वाली कोई संस्था का इससे कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यानी जो भी इकोनॉमिक का रूल आप बैठाएंगे या रूल्स को अप्लाई करेंगे वो केवल कहाँ होगा, जो भी इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूट है वहीं पर होगा। यानी आर्थिक उद्देश्य से जो रहेंगी, देखो लिखा है संस्था से तात्पर्य कुछ करने या किसी चीज के प्रबंध करने के तरीके से होता है। मानव हितों से संबंधित अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं यानी रिलीजन से रिलेटेड बोल लो या सोशलिस्ट बोल लो, राजनीतिक यानी आपका जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, वैधानिक या स्टेचरी रिलेटेड है आदि होती है। परंतु अर्थव्यवस्था का संबंध केवल किससे होता है, आर्थिक संस्थाओं से। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो केवल क्या होता है, आर्थिक संस्था से होता है ना, आर्थिक संस्था से। अच्छा, दुर्गा बोल रही है अभी सब्जी का रेट महंगा है, वैसे उधर बालको तरफ कोरबा तरफ महंगे रहता है। आइए बिलासपुर, हमारे यहाँ सब्जी बहुत सस्ता चलता है ना, बाकी जगह से वाकई यहाँ बहुत सस्ता रहता है, क्योंकि मैं कई जगह सिटी घूमा हूँ, वहां से यहाँ सब्जियां काफी सस्ता रहती है। ठीक, क्या बोली है सुरभि, बनाओ बेचो फकी फेंकी फेंको, क्या क्या लिखी है, पता नहीं क्या क्या लिख के रखी है।
चलो, तो पॉइंट पॉइंट कम से कम लिख लेना, जिससे आपको दिक्कत, कम से कम पॉइंट याद रहे, है ना, जिससे चीजें याद हो। व्यक्तियों का समूह, साधनों संसाधनों की सीमितता, उपभोग प्रक्रिया का संगठन, संस्थाएं हो गया, संस्थाएं समझ गए पॉइंट, किसी को दिक्कत तो नहीं। परिवर्तनशीलता, अब परिवर्तनशीलता तो हमेशा रहेगी। जो भी नियम या कानून आप लागू करते हैं, अगर वो बोलते हैं ना, स्वामी विवेकानंद का कथन है कि जो व्यक्ति समय के हिसाब से खुद को परिवर्तित नहीं करेगा वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी परिवर्तनशीलता, या जिसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, या वेरिएबल बोल सकते हैं, यानी चीजों में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए हमेशा। अगर आप एकदम एक मुर्गी की टांग बोलते हैं ना, ऐसे लोगों को बड़ा दिक्कत होता है कि नहीं मैं सही हूं, आप गलत हो, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मैं सही हूं, आप गलत हो, तो वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ नियम या कानून हम बनाते हैं, तो कई बार उसमें अमेंडमेंट होता है। जैसे हम लोग, विधान है हमारा, संविधान बना है, संविधान में भी संशोधन होता है ना। जब लगता है लोगों को कि हाँ यार, जो चीज नियम बना था वो सही नहीं है, उसमें कुछ सुधार करना चाहिए, तो हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं भाई, संशोधन करते हैं, चीजों को सुधारते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था के संबंध में भी आपको परिवर्तनशीलता का गुण लेके रखना चाहिए, है ना। क्या बोला है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्थैतिक, यानी एक जगह फिक्स नहीं हो जाता है, स्थैतिक नहीं, एक स्थान विषय तक बस सीमित नहीं रहता है, गत्यात्मक होता है, हमेशा क्या रहता है, गतिशील रहता है, हमेशा क्या रहता है, गतिशील रहता है। अर्थव्यवस्था क्योंकि मनुष्यकृत होती है, इसलिए समय अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। भाई मानव की आवश्यकता, अभी ठंडी का समय आएगा तो गर्म कपड़े की मांग करोगे, और जहां गर्मी आएगा तो फिर बोलेगा भाई थोड़ा सा हल्का सूती वाला कपड़ा मिले तो ठीक है, नहीं तो पसीने में बर्बाद हो जाओगे अगर ऊन वाला कपड़ा पहनो, गर्मी पहन के घूम रहे, अरे कौन पागल है रे बोलेगा, है ना, ऊन का कपड़ा अभी पहन के घूम रहा है, गर्मी के समय बोलेंगे। तो ये परिवर्तनशीलता है ना, अर्थव्यवस्था में कौन सी गुण होती है भाई, परिवर्तनशीलता की गुण होती है। समन्वित प्रणाली, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न संस्थाएं होती है, परंतु संस्थाओं का कोई भी समूह, अब क्या बोल रहे देखिए पढ़िएगा, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की विभिन्न संस्थाएं होती है, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी संस्थाएं रहती है, परंतु संस्थाओं का कोई भी समूह अर्थव्यवस्था को जन्म नहीं देता है। आगे कहता है कि विभिन्न इकाइयां घटक परस्पर निर्भर व संबंधित होती हैं, उनमें एक निश्चित मात्रा में एकरूपता होनी चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था समन्वित ढंग से कार्य कर सकेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, समन्वित प्रणाली यानी कोऑर्डिनेशन बैठाने की बात कर रहा है कि भाई बहुत सारी संस्थाएं रहती हैं, तो उन लोग आपस में, उन लोगों का क्या रहना चाहिए, तालमेल जो है वो सही बैठा रहना चाहिए, जो भी नियम या रूल्स लागू कर रहे हो वो सही सही सभी जगह क्या होना चाहिए, लागू होने चाहिए। केवल एक संस्था बोलेगा कि हमको ये चीज चाहिए या ऐसा होना चाहिए, या जैसे आप छोटा मोटा हम ये बोलते हैं कि हिंदू बोलेगा कि भाई हर जगह मंदिर ही रहे, मस्जिद नहीं चाहिए, या मुस्लिम ही बोलेंगे कि हर जगह मस्जिद ही चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, सबको मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब हम आर्थिक या अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात करें, तो यहाँ भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो उनको भी जो भी नियम कानून बना रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से डिपेंडेबल रहते हैं, एक दूसरे से डिपेंड है। क्योंकि अगर किसान अगर किसानी करना छोड़ दे तो फिर लोग क्या खाएंगे, किसान अगर हाथ खड़ा कर देगा तो फिर हम लोग अपना फिर भरण पोषण कैसे करेंगे भाई। यानी सभी का क्या है, सहयोग है, और जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि सभी को उसमें क्या मिले, फायदा मिले। तभी तो सरकार की तरह तरह की योजनाएं आती हैं, है ना। अभी प्रति पर एकड़ कितना खरीदा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, एक एकड़ में कितना खरीदी हो रहा है धान, है तो 20, तो मैं जान रहा था एक एकड़ के पीछे 20 क्विंटल करीब धान खरीदी किया जाता है। और कितना चल रहा था समर्थन मूल्य लास्ट टाइम, 3100 रुपए कुछ, है ना, 3100 रुपए समर्थन मूल्य, वही चीज, तो यही चीज है। तो समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी विशेषताओं पे हमने चर्चा किया, है ना। 3100, भूपेंद्र जी सही है, किसान है क्या भूपेंद्र जी, बताओ भाई। 3100, ठीक। 21, अच्छा इधर साहू जी का आया है कि अभी 21 एकड़ का भी वर्तमान में शायद हो गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो देखो, लोग अवेयर रहते हैं, बढ़िया से अवेयर रहे हो भाई।
अब आते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगला हेडिंग रखिएगा कॉपी में आप, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अभी थोड़ा सा हम अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा, अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएंगे ना, जो स्टैटिकल पोर्शन है उसमें आएंगे, जिसमें मीन मीडियन मोड आप पढ़ेंगे, है ना, इंडेक्सिंग पढ़ेंगे आप, बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीज कराऊंगा, टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, एकदम भी आराम से नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पता चल रहा है अगले साल पढ़ रहे, ठीक। अरे सर इतना धीरे पढ़ा रहे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखिएगा। अर्थव्यवस्था सभी को पता है। एक है आपका क्या चीज, पूंजीवादी, है ना, जिसको मैं यहाँ इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में पहला है कैपिटलिस्ट, है ना, क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड है आपका समाजवादी, जिसको बोला जाता है सोशलिस्ट, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिश्रित को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है ना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था, या देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहला है आपका पूंजीवादी, जिसको आप बाजार या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं, यानी इसी को मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं ना। बाजार का मतलब किससे है, मार्केट, मार्केट। या इसी को क्या लिखा है, स्वतंत्र मतलब क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। यानी कैपिटलिस्ट, अन्य नाम भी ध्यान रखिएगा, अन्य नाम भी पूछ सकता है कई बार कि भाई इस इकोनॉमी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूंजीवादी को बाजार या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, लिख लीजिए भाई अच्छे से, कि बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, मार्केट और इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। सोशलिस्ट या समाजवादी को क्या बोला जा रहा है, केंद्र नियोजित, यानी सेंट्रल प्लांट जो बोलते हैं ना, सेंट्रल प्लांट। सोशलिस्ट को लिखिएगा, जो सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी है ना, ये भी बोला जाता है। या नियंत्रित बोल रहा है, क्या चीज बोल रहा है, नियंत्रित, यानी क्या बोलेंगे, नियंत्रित, नियंत्रण को क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड, है ना। क्या चीज बोल रहे हो, कैपिटलिस्ट को बोलेंगे मार्केट और इंडिपेंडेंट। ये पहला नाम ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है ना, तीन। कंट्रोल्ड आपका इसका है, समाजवादी या सोशलिस्ट का है ना, सोशलिस्ट का है। सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं ना, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड के लिए तो एक ही है, सिंपल सा मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वाले भी कई बार यही चीज पूछ देता है ना, एकदम इजी चीज, और हम एग्जाम में फिर उसको नहीं कर पाते हैं, उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो अभी चीजें हम समझेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी बढ़िया से, दिक्कत नहीं है। तो चलिए, लगभग लोग तो जानते ही हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके कहते हैं भाई, किसको कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक वो बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा इसके बारे में सुने हो आप, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति सुने हो क्या, मौद्रिक नीति, इसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति को मॉनेटरी पॉलिसी करके बोलते हैं क्या इंग्लिश में। राजकोषीय नीति को क्या बोलते हैं,
रेवेन्यू पॉलिसी वगैरह कुछ बोलते हैं क्या, एक बार देख लीजिएगा इंग्लिश वाले। रेवेन्यू रिलेटेड जो पॉलिसीज रहती है। अच्छा कौन बताएगा, चलो राजकोषीय नीति कौन जारी करता है, कौन बताएगा, ऑनलाइन और इधर ऑफलाइन भी। और मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है बताइएगा। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति किसके किसके द्वारा जारी की जाती है बताइए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि राजकोषीय नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है और मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है। हाँ एकदम सही विद्या। तो ध्यान रखिएगा आरबीआई के द्वारा जो नीति या पॉलिसी बनाई जाती है उसको मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। इधर ऑनलाइन किसी का जवाब नहीं आ रहा है। हाँ और सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा जो नीति बनाई जाती है उसको राजकोषीय नीति। जो बजट बनता है ना, बजट कौन बनाता है, बजट सरकार बनाता है ना बजट, तो उसके लिए वही है राजस्व जो लिखा है ना, राजकोषीय नीति। बजट जो बजट से रिलेटेड नीति बनाते हैं वही राजकोषीय नीति एक प्रकार से सरकार के द्वारा बनाया जाता है। और मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाया जाता है, आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को मैं समझाने के लिए थोड़ा इस पे आया हूँ, है ना। राजकोषीय नीति गवर्नमेंट, ठीक है दुर्गा जी सही, राजकोषीय नीति गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। अब चाहे स्टेट का होगा तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, सेंट्रल का रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, है ना। तो जो बजट बनता है, बजट को बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है ना, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो बहुत बढ़िया से अपन पढ़ेंगे, बाद में मैं पूरा आरबीआई वगैरह जो भी है ना, जो बैंक रेट, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, एसएलआर, है ना, सारा चीज पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, सारा चीज बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जो भी सामथिंग जो भी पढ़ते हैं, और बैंकिंग का पूरा हमारा वो भी है आपके सिलेबस में, है ना, बैंकिंग इतिहास है आपके सिलेबस में। तो जो 1770 से बैंकिंग चालू हुआ है पूरा आज तक पूरा, उसको बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था इस अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा था मैं कि जब मौद्रिक नीति और क्या चीज है आपका, राजकोषीय नीति है, इसके संबंध में जो भी नियम कानून बनाने का जो अधिकार रहता है। अभी तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति कौन बना रहा है, आरबीआई बना रहा है, और इसको कौन बना रहा है, सरकार बना रहा है। यानी ओवरऑल जो मोटा मोटी लोगों को किसी चीज से दिक्कत ना हो, यानी कहने का मतलब जो लोगों के थोड़े से कल्याणकारी काम है उसमें सरकार का थोड़ा भागीदार क्या है, हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था में ज्यादा रहता है। लोगों की कल्याणकारी भावनाएं कौन सोचेगा, लोगों के बारे में सरकार, गवर्नमेंट ही तो सोचेगा ना। तो थोड़ा सा उसके संबंध में जो भी नियम कानून बनाता है कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। और थोड़ा बहुत अधिकार रहता है प्राइवेट संस्थाओं को, जो अलग से गवर्नमेंट बॉडीज या प्राइवेट बॉडीज क्या होते हैं, लागू होते हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं यह बात कर रहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है या मौद्रिक नीति बनाई जाती है, यानी रेवेन्यू पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका अगर पूरा नियंत्रण, पूरा का पूरा नियंत्रण अगर पूंजीपतियों के हाथ में रहता है, किसके पास, पूंजीपतियों के पास, यानी जो निजी व्यक्ति रहते हैं, कहने का मतलब जो धनी व्यक्ति है या बहुत अधिक आय कमाने वाले व्यक्ति है या पूंजीपति वर्ग है, उनके हाथ में अगर क्या रहेगा, ये कंट्रोलिंग पावर रहेगा, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जो भी उत्पादन के जो भी संसाधन हमारे पास रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, उस संसाधन को किस तरह से हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इसके बारे में जो भी डिसीजन लेना है वो किसके हाथ में है, जो पूंजीपति वर्ग है, बड़े बड़े, जैसे यहाँ अंबानी परिवार है, टाटा है ना, अडानी है, ऐसे लोगों के पास केवल अधिकार है कि भाई उन्हीं लोग नियम बनाएंगे, उन्हीं लोग कानून बनाएंगे, किसको कितना, कहां से कितना बेचना है, कितना खरीदना है, किस चीज को, किस रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, ये केवल इन्हीं लोगों के हाथ में है। तब ऐसी अर्थव्यवस्था को बोला जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। जब जो भी कंट्रोलिंग पावर है रिसोर्सेज के संबंध में, या जो भी आपका रिवेन्यू पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी चीज आप बना रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा नियंत्रण या कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है, जो पूंजीपति वर्ग है, कैपिटलिस्ट लोग जो है, उनके हाथ में है। तब इस अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जब जो भी नियम कानून जो भी बनते हैं,
यानी आर्थिक इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी चीज नियम कानून बन रहे हैं उसका पूरा नियंत्रण किसके हाथ में है, कंट्रोलिंग पावर किसमें है, जो पूंजीपति या कैपिटलिस्ट लोग के हाथ में है, तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे यूएसए का हम एग्जाम्पल देते हैं कि यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में वहां पर सरकार कोई ज्यादा नियम कानून नहीं बनाता है ना, वो जो भी नियम कानून मोस्टली यानी रहता है कि पूंजीपति वर्ग से प्रभावित रहता है। हालांकि गवर्नमेंट ही बनाता है मगर प्रभावित मेनली किसके लिए से रहता है, वो पूंजीपति वर्ग, उन्हीं के फायदे के लिए ही मोस्टली बनाया जाए। सरकार बोलता है हमको बस इतना पैसा दो, बाकी तुम नियम कानून देख लो, कौन सा वस्तु कितने में बेचोगे तुम ही लोग निर्धारित करो, ये पेन बना है 20 रुपए में बेचना है, 10 में बेचना है, 50 में बेचना है, इसका निर्धारण आप ही लोग करो, हम नहीं करेंगे। मगर यहाँ पेट्रोल कितने में बेचना है गवर्नमेंट निर्धारित कर रहे हैं, गैस कितने में देना है गवर्नमेंट यहाँ डिसीजन ले रहा है। तो मेजर जो लोगों के कल्याण से जुड़े हुए चीज है उसके बारे में भी और सभी चीजों के बारे में, यानी अगर राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और सब चीजों के बारे में अगर क्या खाली गवर्नमेंट ही डिसीजन ले रहा है, पूरा नियंत्रण गवर्नमेंट के हाथ में ही है, तब उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। समझ में आ रहा है, इधर ऑनलाइन बताइए भाई, समझ में आ रहा है सबको। जब जो भी रिसोर्सेस है हमारे पास या जो भी नीतियां हम बना रहे हैं उस पे जब पूरा नियंत्रण किसका रहेगा, पूंजीपति वर्ग का रहेगा, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और जब उसका नियंत्रण पूंजीपति से हटकर केवल सरकार के पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। और दोनों का जब मिला जुला रूप जहां पर पाया जाता है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो मेजर लोगों के कल्याण से जुड़े कार्य जो भी रहेंगे उस पर सरकार का ही क्या रहता है, नियम या कानून चलता है। बाकी और भी जो नियम कानून है उसको जो अन्य संस्थाएं हैं उन लोग फिर बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह संस्थान, लेखांकन मानक पढ़ रहे हैं आप लोग, लेखा मानक वगैरह तैयार कर रहे हैं, सेबी पढ़ते हो, है ना। अलग से जो जो संस्थाएं बनाते हैं, वैधानिक या स्टेटरी बॉडी बनाते हैं कि भाई इसके लिए आपको ये देखना है, तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, समझ में आया, जो भी पढ़ रहे थे तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में यही महत्वपूर्ण है कि नाम, और ये पूछ सकता है कि भाई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीपति वर्ग का क्या रहेगा, नियंत्रण या कंट्रोलिंग पावर रहेगा, तो उस अर्थव्यवस्था को किस नाम से जानेंगे, पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट। जहां पर नियंत्रण या कंट्रोलिंग पावर किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास, तो उसको क्या बोलेंगे, समाजवादी या सोशलिस्ट। और जब दोनों का मिला जुला रूप रहेगा तो कहा हमारा भारत कौन सा उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था था ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। पहले समाजवादी या साम्यवादी जिसको बोल सकते हैं, इसकी जो सही उदाहरण था पहले चाइना था ना, मैं बोल रहा हूँ, वर्तमान में थोड़ा सा रूप बदल गया। अब वहां निजी और सरकारी दोनों चीज, भारत का जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रहा है लगभग वहां भी अब वो चीज है, नहीं तो पहले वहां पर यही चीज ज्यादा चलता था ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही ज्यादा, यानी हर चीज गवर्नमेंट ही बनाता था रूल्स, प्राइवेट वालों को उतना ज्यादा हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था वहां पर, है ना, किसी प्रकार का। तो चीजें समझ में आई, है ना। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण है आपका यही चीज है कि भाई अन्य जो नामे हैं, नामे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो तीनों नाम दिए ना, जैसे यही क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भाई इसको अन्य किस नाम से जानते हैं करके, है ना। बाकी और जो चीजें थी मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जैसे यहाँ दिया देखो, पहला कौन सा दिया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अथवा बाजार अर्थव्यवस्था ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री, और क्या लिखा है, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या मार्केट, जिसको इंडिपेंडेंट लिखे थे उसको फ्री भी लिख सकते हो ना, फ्री इकोनॉमी। अब यहाँ पर वही चीज बोला देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण और प्रबंधन, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं, है ना, आर्थिक क्रियाओं का जो नियंत्रण, कंट्रोलिंग करना है, जो भी मैनेजमेंट करना है, बाजार शक्तियों के आधार पर हो, बाजार के आधार पे, है ना, किसके आधार पे, बाजार, यानी वही पूंजीपति वर्ग के आधार पर, बाजार के आधार पे, तो कौन सा कहलाता है, बाजार अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें अर्थव्यवस्था का संचालन क्या लिखा है, कीमत तंत्र। अब यहां से जो जो पॉइंट निकालना, चलो पहला लिखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अथवा बाजार अर्थव्यवस्था। चलो थोड़ी देर और पढ़ाते फिर इसको समाप्त करेंगे हम लोग।
चलो सब है कि नहीं? ऑनलाइन वाले सो गए हैं घर में, भजिया वजिया खा के बढ़िया से। तो किसी का मैसेज वैसेज नहीं आ रहा है? कोई मैसेज तो करो। है, हाय कर रहा है कौन? चित्रा जी, हाँ। बाकी लोग एक आध नींद मार ही लिए होंगे लग रहा है घर में, है ना? घर में रहो तो यही फायदा है अपने हिसाब से। कुछ लोग खाते हुए मस्त स्नैक्स का मजा लेते हुए क्लास कर रहे होंगे, है नहीं? हमको क्या है, लगातार बोल रहे हैं, 2 घंटे से बोल ही रहे हैं, है नहीं? आदमी है कि मशीन है यार? हाँ, चलो ठीक है। देखो ना, सर लोग 2 घंटे लगातार बुलवाते हैं भाई। तो कहां पर थे हम लोग? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, है ना? तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो वो चीज आप लिख लीजिए। लिखिएगा, आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण, प्रबंधन तथा निर्धारण। लिखिएगा, आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण, प्रबंधन और निर्धारण किसके आधार पे होता है? बाजार शक्तियों के आधार पर। एक पॉइंट ये लिखिए, पहला पॉइंट पॉइंट करके लिखना ना। पहला पॉइंट भी लिखिएगा, आर्थिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है, जो भी इकोनॉमिक जो प्रोसीजर या एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज होती है, उसका जो कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट है, या जो भी उसका निर्धारण है, वो बाजार शक्तियों के आधार पे होता है, मार्केट के आधार पे बेसिस होता है। ध्यान रखिएगा, जो मार्केट पावर है वो उसको इफेक्ट करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट पावर इफेक्ट करती है किसको? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो यहां तक बस लिखिएगा, आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण, प्रबंधन तथा निर्धारण बाजार शक्तियों के आधार पर होती है करके। इसके बाद अगला लिखिएगा, इसमें अर्थव्यवस्था का संचालन। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इसमें अर्थव्यवस्था का संचालन कीमत तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म, है ना? कीमत तंत्र के आधार पर होता है। कीमत तंत्र के आधार पर होता है। तो इस अर्थव्यवस्था में का संचालन क्या है? कीमत तंत्र के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? कीमत तंत्र के आधार पर होता है। अगला तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के साधनों उत्पादन एवं वितरण के साधनों के संबंध में पूंजीपति, उत्पादक और उपभोक्ता, पूंजीपति, उत्पादक और उपभोक्ता। पूंजीपति यानी जो कैपिटलिस्ट है ना? उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, है ना? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर जो हो गए, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर हमारा, और पूंजीपति, है ना? तीनों महत्वपूर्ण तत्व होते हैं ना, तीनों महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता में देख लेते हैं, जो चीज है थोड़ा सा बस बात कर लेते हैं इसके विषय में, फिर चीजों को थोड़ा सा। तो देखो, मैंने बता ही दिया है कि इस मेथड में जब पूंजीपति वर्ग आ रहा है तो यहाँ पर कोई भी सरकार का नियंत्रण, कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगा। लिखा है ना? विशेषता क्या है? सरकारी नियंत्रण में इस अर्थव्यवस्था में सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है ना? तो गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल पावर यहाँ पर काम नहीं करता। ध्यान रखिएगा, पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है, कि मार्केट में जैसा चल रहा है उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। इन्हें कैपिटलिस्ट लोग जो भी तैयार करेंगे, नियम कानून बनाएंगे, उसी के आधार पर चलेगा। बाजार शक्ति है, तो इसके बारे में हमको पता ही है। तो बाजार शक्ति क्या रहता है आपका? मांग और पूर्ति का नियम यहाँ पर काम करने वाला है, कि डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। तो हम लोग साधारण वस्तु के संबंध में क्या पढ़ते हैं? नियम, कि किसी वस्तु की कीमत में क्या होती है? कमी, तो उसका मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और किसी वस्तु की कीमत में क्या होती है? वृद्धि, तो मांग घट जाता है। मगर वो केवल सामान्य वस्तु के संबंध में है ना, जो दैनिक उपभोग की वस्तु उसके संबंध में।
गिवन गुड्स के बारे में रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। चलो, फिर क्या है, कीमत तंत्र हो गया, उपभोक्ता प्रभुत्व, बस इतना ही काम था इसमें, इतना ही काम था हमारा। अगला है समाजवादी या क्या है, केंद्र नियोजित अथवा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको हम बोल रहे थे। तो इसमें क्या होना है कि जो भी नियंत्रण वगैरह है सब किसके अधीन रहेगा, सरकार के अधीन रहेगा ना, सरकार के अधीन रहेगा। चलिए क्लास यहीं समाप्त करेंगे आज, है ना, बाकी फिर कल करते हैं। थक गए हैं आप भी और मैं भी थक गया हूँ, है ना। चलो, तो चलिए मिलते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे और बात करेंगे बढ़िया इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो फिर दिमाग से चला जाएगा फिर चीज़ें। चलो, तो बाय, मिलते हैं सभी को। ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके, थैंक यू। चलो आप लोगों को भी धन्यवाद भाई, मोक्षदा, दुर्गा, चित्रा, विजय, चलो आप लोगों को भी धन्यवाद जी। ठीक, भूपेंद्र।